स्वीटी सिंह, ब्रजेश जी, अपकमिंग और यश सक्सेना, पुष्पिंदर कुमार, अरविंद द्विवेदी, शिवांगी सक्सेना, जेके विश्वास, मोनिका वर्मा, सोनल पटेल, पापी चक्रवर्ती, विजय शर्मा, ये सब लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ विशेष शेयर किए। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों की बहुत बढ़िया विशेष की वजह से। और डॉक्टर राज, अब हम ज्यादा टाइम न लेते हुए ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। और आज मैंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ या फाइल्स या प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने वाला। आज मैं बात करूंगा, और जो बात है वो ये कि आज जमाने में बीमारियों को लेकर के और जो बीमारियों की वजह से जो असर, जो पैंडेमिक आया, ये सारी चीजों के फलस्वरूप लोगों में अवेयरनेस तो बढ़ी है। लोग अब सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल या थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ, अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने लगा है। वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि लोग अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम बीमार होकर के इलाज कराएं, उससे बेहतर है कि हम बीमार हो ही ना। तो ये अवेयरनेस तो लोगों में बढ़ गई है, लेकिन इश्यू क्या है कि अभी भी लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति है। वो कंफ्यूजन क्या है? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे अभी कोरोना का टाइम आया, कोविड-19 आया, तो लोग घरों में रहते थे, लॉकडाउन हो गया। घरों में रहने के बाद दिन भर क्या करते थे कि वो टीवी देखते थे। अब टीवी देखते थे तो टीवी पे 95% टाइम कोरोना का ही चलता रहता था। कोरोना ये, कोरोना वो, कोरोना होने से ऐसे बचना है, कोरोना होने पे ऐसे करना है। तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बहुत सारी राय दिखाई जाती थी। और सिंस ये एक नई बीमारी थी जिसका एक्चुअल रीजन नहीं पता चल रहा था, ये कैसे बिहेव करेगा, तो तरह तरह की राय दिखाई जा रही थी, जिसमें से बचाव के लिए सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल पे बहुत जोर दिया गया। लोगों से बताया गया कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने पे जोर देना चाहिए, इम्यूनिटी के लिए ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, जिंक खाना चाहिए, मल्टीविटामिन खाना चाहिए। अब इसमें से क्या है कि हर किसी के लिए डॉक्टर के पास एक्सेसिबल होना तो पॉसिबल नहीं है। हर कोई डॉक्टर के पास, जैसे टीवी पे दिखा दिया कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो जिंक खाइए, विटामिन सी खाइए, विटामिन डी खाइए। कौन सा जिंक खाइए, कौन सा विटामिन सी सेफ है, कौन सा विटामिन डी अच्छा है, ये कौन बताएगा? क्योंकि टीवी चैनल पे बैठ करके कोई किसी ब्रांड को एंडोर्स तो नहीं करता। तो ये जानकारी के लिए लोग डिपेंड कहां पे करते हैं? या तो टीवी, न्यूज़पेपर, इस सब में आने वाले एडवर्टाइजमेंट पे, या फिर गूगल पे। और ये सारी चीजें कॉमर्शियली प्रेरित होती है, पैसे का हाल है सब। जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पे, वो आप भी जानते हैं कि जो बंदा उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, वो उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। अब जैसे आपको मैं कुछ एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन टीवीएस जुपिटर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है वो टीवीएस जुपिटर चलाते होंगे? विराट कोहली टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का ऐड करते हैं, क्या आपको लगता है वो चलाते होंगे? शाहरुख खान और अजय देवगन वो मैं भी केसरिया तू भी केसरिया, पता नहीं कौन सा केसरिया गुटखा का ऐड करते हैं। वो पता नहीं क्या राज दरबार, पता नहीं कौन सा गुटखा है, आई डोंट नो। तो उसका वो ऐड करते हैं, क्या वो खाते होंगे? तो ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उनको पैसा मिला, उनको बता दिया कि क्या बोलना है टीवी पे खड़े होकर के, उन्होंने बोल दिया। तो इसकी वजह से और क्या लोग इंस्पायर होते हैं उससे। अमिताभ ने बोला है तो अच्छा होगा, सलमान खान ने बोला है तो अच्छा होगा, उनका फेवरेट स्टार ने बोला है तो अच्छा होगा, उनके फेवरेट सेलिब्रिटी ने, क्रिकेटर ने बोला है तो अच्छा होगा। और लोग उस बेसिस पे अपने प्रोडक्ट का चयन करते हैं। उसके बाद जो कंपनीज मार्केटिंग करती है, या गूगल पे जब आप पढ़ते हैं तो गूगल पे भी आपको पता चलेगा, एक टर्म आप लोग सुनते होंगे, एक SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल सर्च जब आप करते हैं तो गूगल क्या एक सर्च इंजन है। गूगल और भी बहुत सारे काम करता है, बट बेसिकली गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंजन जो आपको इंटरनेट पे सूचनाएं ढूंढने में मदद करता है। आपने टाइप किया, एंटर मारा, आपके पास उससे रिलेटेड, जो आपने टाइप किया उससे रिलेटेड जितनी सूचना अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो सारी पल भर में आपके सामने आ जाती है। अब इस सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन काम किया जाता है, SEO वर्क होता है। यानी आप जब सर्च इंजन में कुछ टाइप करेंगे तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पहले दिखेगी, ये कोई और डिसाइड करता है। तो जो लोग पैसे पे करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम चलाने वालों को,
या गूगल पे भी गूगल एड्स नाम का भी एक वो है प्रोग्राम है जो गूगल पे एडवर्टाइजमेंट को स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इनकी समझ नहीं होती है। ज्यादा तो लोग समझते हैं कि कितना आपने गूगल पे कोई चीज सर्च किया आपके पास 1000 से ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, 10,000 से ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, आप कितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो जो किसी ने जो ईमानदारी से जो राय डाली है वो उसको ऑप्टिमाइजेशन पे खर्चा नहीं करेगा। जो उसको एडवर्टाइज करना चाहता है, जो चाहता है कि लोग इसे देखें और खरीदें या प्रभावित हो, इन्फ्लुएंस हो, वो उसके ऑप्टिमाइजेशन पे पैसा खर्च करेगा। तो वहां पे भी कॉमर्शियल रीजन आ जाता है। ऐसे में लोगों में कंफ्यूजन आती है और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप टीएंस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने भी सवाल आता है कि आप ही का प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें। बहुत सारी कंपनीज ये प्रोडक्ट बनाती हैं, आपका प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, क्या गारंटी है क्वालिटी अच्छा है, क्या गारंटी है ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। प्रोडक्ट टीएंस का प्रोडक्ट वर्ल्ड में बेस्ट होने का बहुत सारा रीजन है। वैसे तो इसके लिए टीएंस को बहुत सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, लेकिन दुनिया में कई हालात हैं जैसे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स भी आजकल खरीदे जाते हैं। और ये मैं बताने से आप समझेंगे ऐसी बात नहीं है, आपको भी पता है कि अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट भी खरीदे जाते हैं, पैसे देकर के बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन ये इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्रीज की सिनेरियो है, क्या ये सारे देशों की सिनेरियो है? अगर आप किसी संस्था को इधर किसी एक कंट्री में या 2 कंट्री में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पैसे के या अप्रोच के दम पे, तो क्या सारी दुनिया में अप्रोच कर सकते हैं? तो एक तो चीज ये है कि टीएंस का बिजनेस वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब 20-25 कंट्रीज में भी होता है तो लोग वर्ल्ड वाइड कहने लगते हैं। वर्ल्ड वाइड सही मायनों में टीएंस का ही बिजनेस है, क्योंकि टीएंस के प्रोडक्ट्स 190 कंट्रीज में सेल होते हैं। तो एक तो ये बात पता चलती है कि 190 देशों की सरकार और जांच एजेंसियों ने टीएंस के प्रोडक्ट्स को परमिशन दी है, तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इट्स क्वालिटी। दुनिया के सभी देशों में तो ये पैसा खिलाने वाला सिस्टम चलता होगा जरूरी नहीं है। 190 देशों के लोगों ने भी इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है तभी बिजनेस चल रहा है। दैट ऑल्सो स्पीक्स फॉर इट्स क्वालिटी। नासा, WHO, यूनेस्को जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने टीएंस का, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टीएंस एक ऑफिशियल फूड सप्लायर है। नासा जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजती है, एक एस्ट्रोनॉट का जब सिलेक्शन होता है ना, कोई अंतरिक्ष का मिशन होता है, उससे 4-5 साल पहले सिलेक्शन होता है एस्ट्रोनॉट का, उसको इतने दिन प्रिपेयर, उस पे एक एस्ट्रोनॉट पे करोड़ों रुपए खर्च करता है नासा। उसके लिए जो फूड सप्लीमेंट नासा परचेज करेगा या कहीं से सप्लाई लेगा, वो किस क्वालिटी का लेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर उसका ऑफिशियल सप्लायर होने का गौरव टीएंस को हासिल है तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इट्स क्वालिटी। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और जो डिफेंस मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज, हीरो हीरोइन, स्पोर्ट्स स्टार, उन लोगों ने टीएंस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है। बहुत सारे, मैं एक डॉक्टर हूं, बहुत सारे डॉक्टर वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं टीएंस के साथ जो अपने पेशेंट्स को टीएंस के प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें और इतने हजारों सर्टिफिकेट्स ग्लोबली मिले हुए हैं, ये सारी चीजें इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बयान करती है। लेकिन फिर भी हमें एक रैशनलाइज्ड स्टडी की जरूरत है, और वो स्टडी मैंने की कि क्यों टीएंस के प्रोडक्ट्स को ही सबसे बेहतर क्यों माना जाए। तो कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट्स बनाती है तो एक प्रोडक्ट बनाने की एक वजह सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कोई कंपनी की शुरुआत किस वजह से हुई, कोई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाना किस वजह से शुरू किया। अब सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में टीएंस कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट्स के, हेल्थ प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 1995 में आई। 1995 से 3 साल पहले ये कंपनी प्रोडक्ट्स के सेल्स के बिजनेस में आ गई थी 1992 में, ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पे। उस टाइम पे मिस्टर ली जिनियन जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, उनकी एज लगभग 47 इयर्स थी। तो क्या उसके पहले वो बेरोजगार थे? जब उन्होंने टीएंस हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की या टीएंस ग्रुप, बायोटेक ग्रुप की स्थापना की 1992 में शुरुआत की, तो क्या उससे पहले 45-47 साल की उम्र तक वो बेरोजगार थे? वो कोई काम नहीं करते थे, वो काम करते थे और वो पेशे से डॉक्टर या बायोटेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं है। तो वो हेल्थ फूड के बिजनेस में कैसे आए? उससे पहले उन्होंने कई सारे बिजनेस किए थे। वो एक सफल बिजनेसमैन, सफल बिजनेस एडवाइजर थे उससे भी पहले।
और उनका सबसे मेन बिजनेस था उस समय प्रॉपर्टी का बिजनेस, क्योंकि मेनलैंड चाइना में जो पीआरसी है, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसमें प्रॉपर्टी का बिजनेस उस समय बूम पे था। और सेंट्रल और साउथ चाइना के सबसे बड़े प्रॉपर्टी बिजनेस और कंसल्टेंट के रूप में मिस्टर ली जिनयॉन माने जाते। उनके बहुत सारे हाई एंड पढ़े लिखे बहुत विद्वान लोग भी उनके क्लाइंट्स थे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। एज ए एथिकल बिजनेसमैन उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी शुरुआत से ही। जब उन्होंने पहली बार बिजनेस फील्ड में 29 ईयर्स की एज में कदम रखा था, फुल फ्लेज बिजनेसमैन बने थे, तब से लेकर के उनकी रेपुटेशन, क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है पैसा कमाने का और कुछ लोगों का शौक होता है चौधराहट का, चौधरी बनने का, नाम कमाने का, कि कोई मेरे को बुरा कैसे बोल देगा, कोई मेरे पे उंगली ना उठा सके, कोई मेरे को ये ना बोल सके कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया, इसने मुझे घटिया सामान दिया। तो ये जुनून, ये शौक डॉक्टर ली जिनयॉन के दिमाग में तब से था जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, स्टूडेंट थे। अगर आप उनके स्टूडेंट टाइम की हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस समय भी एथिकल वैल्यूज को वो स्टूडेंट लाइफ से ही वैल्यू देते थे। तो एज ए बिजनेसमैन भी, जब वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी थे, तो उनका बहुत नाम था और बहुत सारे रेप्यूटेड लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। उनका एक कस्टमर था जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी की डील की थी और अचानक से वो प्रॉपर्टी की डील कैंसिल होकर के उसने रिक्वेस्ट डाली मिस्टर ली जिनयॉन के पास कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो पैसे वापस चाहिए की बात जब हुई तो मिस्टर ली जिनयॉन ने उससे बात करने की कोशिश की कि क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब आप उसको एडवांस दे और उससे डील कैंसिल होने की रिक्वेस्ट करे तो आपसे वजह पूछता है। तो ही वॉज ए साइंटिस्ट, ही वॉज बेसिकली ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो रिसर्च का काम करता था। ही वॉज वर्किंग ऑन ए रिसर्च ऑन कैल्शियम पाउडर। ही वॉज द पर्सन जिसने कैल्शियम पाउडर के ऊपर रिसर्च किया था कि कैल्शियम का रोल शरीर में केवल हड्डियों को मजबूत बनाने से भी बेहतर है। कैल्शियम एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट है जिसका बॉडी में बहुत सारे रोल हैं, और ये रिसर्च उसी इंसान ने पहली बार किया था कि कैल्शियम को एक फुल फ्लेज्ड न्यूट्रिएंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वो रिसर्च में उस समय वो लगे हुए थे। उनका रिसर्च उस समय आधा अधूरा था, और जो फार्मा कंपनी, एक चाइना की एक फार्मा कंपनी जो उसके रिसर्च को फंड कर रही थी, उसने अचानक से उसके रिसर्च को फंड करना बंद कर दिया, क्योंकि रिसर्च बहुत लंबा टाइम ले रहा था। उस इंसान ने बोला कि मैं इस रिसर्च को कंप्लीट करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं अभी ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, मैं अपने पैसे उस रिसर्च में लगाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिस्टर ली जिनयॉन बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस स्ट्रैटेजी एडवाइजर बन चुके थे उस समय तक। बिजनेस को कैसे बनाना है, डेवलप करना है, उनका दिमाग उस समय बहुत चलता था। उन्होंने उस साइंटिस्ट के प्रोजेक्ट को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि इस प्रोजेक्ट में बहुत दम है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, रिसर्च के ऊपर अगर पैसा, ये था कि रिसर्च के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, हो सकता है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो, फेल हो जाए। जितना उसमें पोटेंशियल दिखता है उतना, तो वो सारा का सारा पैसा, रिसर्च एक दोधारी तलवार होती है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको आसमान पे पहुंचा देगा, और अगर फेल हो गया तो दिवालिया भी बना देगा, क्योंकि रिसर्च में पैसा बहुत खर्च होता है और वो पैसा कुएं में, अंधे कुएं में डालने जैसा होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा। तो कोई भी उसके रिसर्च को फंड करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मिस्टर ली जिनयॉन ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा कि मैं आपका रिसर्च फंड करूंगा, बदले में सिर्फ हमारी कंपनी को कॉपीराइट होगा इस प्रोडक्ट को बनाने का। वो साइंटिस्ट एग्री हो गया। उसके बाद बीजिंग शहर में ही एक छोटे से घर में उसका रिसर्च लैब बनाया गया। उसको सहायता देने के लिए मिस्टर ली जिनयॉन ने 18 लोगों की टीम बना के दी उसको, और पूरा सपोर्ट किया, और ऐसे बना टीएंस का पहला प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम। और दोस्तों, लॉन्च होने के 4 महीनों के अंदर उस प्रोडक्ट ने तहलका मचा दिया। उसके ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स आए, हड्डियों और जोड़ों के दर्द के पेशेंट्स को नहीं दिया गया वो लोगों को यह बोल करके दिया गया, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम बहुत सारी चीजों पे काम करता था। डाइजेशन इश्यूज पे काम करता था, आपके बॉडी के पीएच वैल्यू पे काम करता था, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता था, न्यू सेल्स के रीजनरेशन पे काम करता था। 27-28 बेनिफिट्स के साथ वो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, और शुरुआत के 4 महीने में ही उसने तहलका मचा दिया। अब तहलका मचा दिया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी थी उस प्रोडक्ट की। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई,
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टीएंस का सबसे पहला प्रोडक्शन हाउस लगाया गया यांगयाक नाम की जगह जो तियानजिन शहर में है। वहां पे एक बंजर जमीन जो डंप यार्ड था, जहां पे पूरे बीजिंग शहर का कचरा फेंका जाता था, वहां पे एक, क्योंकि सस्ता जमीन, क्योंकि प्रोजेक्ट में एक नई फैक्ट्री लगानी है, बहुत पैसा, तो जमीन सस्ती चाहिए थी, तो सस्ती जमीन वहां पे मिली। वहां पे बहुत बड़ा एक प्लॉट लेकर के एक फैक्ट्री बनाई गई, प्रोडक्शन बढ़ाया गया और आने वाले 13 महीनों में साउथ एशिया और चाइना के मार्केट पे इस प्रोडक्ट का कब्जा हो गया। ये इतनी तेजी से उभरा। लेकिन इस बीच में स्टोरी का एक और पार्ट है। जो प्रॉपर्टी में जुड़े हुए लोग थे वो जलते तो थे ही, क्योंकि बिजनेस में ये होता है, जो बिजनेस में सक्सेसफुल होता है, जिसकी वजह से दूसरों का बिजनेस स्लो चल रहा होता है, राइवल्स उससे जलते हैं। तो जो चैंबर ऑफ कॉमर्स था वहां पे इसका मजाक बहुत चलता था कि प्रॉपर्टी बनाने वाला अब दवाई बना रहा है, तो बहुत मजाक उड़ाया जाता था। मिस्टर ली जुनियॉन उससे डिसअपॉइंट नहीं हुए, उन्होंने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया। वैसे ये उनका नेचर पहले से था, बट उनके लिए ये एक चैलेंज था, ये एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनके लिए एक चैलेंज था कि मुझे दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना के दिखाना है और मुझे दिखाना है कि मैं सिर्फ दूसरे बिजनेस में ही नहीं, मैं जहां भी घुसूंगा मैं उसमें डोमिनेट करूंगा। और उन्होंने वो साबित करके दिखाया केवल 14 महीने में। पूरे कैल्शियम मार्केट को साउथ एशिया की कई कंट्रीज में इसने कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या दौर शुरू हुआ? उसके बाद दौर शुरू हुआ धमकियों का, उसके बाद दौर शुरू हुआ इस प्रोडक्ट की डुप्लीकेटिंग का, उसके बाद दौर शुरू हुआ ये बोलने का कि ये मिस्टर ली जुनियॉन बहुत महंगा प्रोडक्ट बेच करके, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक अलग तरह का प्रोजेक्ट था और इस पे बहुत सारा खर्चा हुआ था, तो ऑब्वियसली ये मार्केट में मिलने वाले कैल्शियम से महंगा था, ये नॉर्मल कैल्शियम तो नहीं था। तो एक अफवाह भी उड़ाई गई कि मिस्टर ली जुनियॉन बहुत ही महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना करके पैसा लूट रहे हैं। उसके बाद इस कंपनी ने एक स्टडी किया, जब मार्केट को ओपन करने का डिसीजन लिया गया। क्यों डिसीजन लिया गया? क्योंकि इस चीज को इस तरह से मोटिवेट किया जाता, उनको लग रहा था कि हो सकता है कभी मुझे चाइना में ये बिजनेस बंद करना पड़े, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि 1-2 बार स्ट्राइक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे धरना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कराओ, इस तरह की भी घटनाएं हुई। तो उन्होंने इस चीज को एक्सपैंड करने का और चाइना के बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का फैसला किया। लेकिन मार्केट में जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ गए ब्रांड नेम से, वो, और दूसरी चीज, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग चाइना में और साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत सारी गरीबी है, और उसके बाद जो उनका बिजनेस शुरू हुआ रसिया, और रसिया के बाद अफ्रीका में घुसा, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत तो है, लेकिन गरीबी भी बहुत है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गरीबी भी बहुत है, क्योंकि कंपनी ने तब तक और भी न्यूट्रिएंट्स और भी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए थे। तो ये दो जो प्रॉब्लम थी, एक तो डुप्लीकेसी, जो प्रोडक्ट डुप्लीकेट फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे थे टीएंस के ब्रांड नेम से, न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम और कॉर्डिसेप्स, और दूसरा जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान कैसे किया जाए, उनको कैसे इस चीज के लिए एम्पावर किया जाए कि वो टीएंस की लाइफस्टाइल को जी सके। और ये प्रॉब्लम उनको सिर्फ चाइना में नहीं, उनको पूरे वर्ल्ड में दिखी। देन ही डिसाइडेड कि अब हम डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग उनको 3 फायदे दे रहा था। पहला, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था वो उस पर कंसिडर बहुत बड़ा अमाउंट बचा सकते थे और उसको रिसर्च पे खर्च कर सकते थे। दूसरा, प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो रही थी, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हैं वो ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बिकते, केवल उस कंपनी के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे बिकते हैं। और तीसरा, इस प्रोडक्ट की वजह से आम जनता को भी कमाने का मौका मिल रहा था। कोई भी एक इंसान किसी भी बैकग्राउंड का इस प्रोडक्ट के बिजनेस से जुड़ सकता था और इस प्रोडक्ट को पहले ब्रांड एम्बेसडर यूज किया, जैसे दूसरी कंपनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। टीएंस ने भी 1994 में, उस समय चाइना के सबसे बड़े सुपरस्टार, आप सब नाम जानते हैं, जैकी चेन को टीएंस का स्पोक्स पर्सन और ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जो बहुत सालों तक टीएंस के साथ रहे। उनको हटाया नहीं गया डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में आने के बाद भी। तो जैसे सभी सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करते हैं वैसे टीएंस ने भी किया था। लेकिन तो जैकी चेन तो एक
नोबल रीजन की ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे एंडोर्स करना है, और जैकी चेन ने 12 सालों तक टीएंस के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया था। बट मुश्किल थी टीवी चैनल पे या अखबारों में या होर्डिंग्स लगाना, उसके ऊपर तो खर्चा हो ही रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि इस प्रोडक्ट की फिलॉसफी को दूसरे, क्योंकि चाइना में उस समय भी, आज के डेट में भी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग चाइनीज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानते। एकदम पढ़े लिखे लोग भी इंग्लिश नहीं जानते, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इंग्लिश नहीं जानते। रसिया का भी वही हाल है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही थी कि इस प्रोडक्ट को जब दूसरे देशों में लोगों को समझाना है तो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से भी डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ने हेल्प किया कि डायरेक्ट सेलिंग लोग जिस कंट्री में होगा वहां के लोग इसको प्रमोट करेंगे तो ये वहां की लोकल लैंग्वेज में प्रमोट होगा। एंड दैट इज हाउ 1995 के जुलाई मंथ में ये कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करने का डिसीजन लिया और एंटर कर गई। इस महीने 26वीं सालगिरह है, 26 साल पूरे हो रहे हैं हमारे। बहुत सारे चेंजेज आए। उसके बाद कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपनाया, आजमाया। कुछ प्रोडक्ट्स आज भी चल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आते गए, कुछ प्रोडक्ट्स बंद होते गए। इन सबके पीछे रीजन क्या है और प्रोडक्ट के यूनिक होने के पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है 1994 में कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा R&D लैब स्टैब्लिश किया। R&D लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे खर्चा करने से बहुत सारे लोग डरते। जैसा कि मैंने बताया, एक अंधे कुएं में कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। अब वो रिसर्च से अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, वो रिसर्च सक्सेसफुल होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता, लेकिन रिसर्च पे पैसा बहुत खर्च होता है। तो मिस्टर ली जुनयोंग ने पूरी दुनिया से मुंह मांगे पैसे दे करके टॉप क्लास के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, इन सबको इकट्ठा किया। 2000 से ऊपर लोगों की टीम बनाई गई उस R&D सेंटर में काम करने की, जो आज भी लगभग 4500 स्टाफ के साथ काम करती है। उनका काम क्या था? वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट से आए थे। उनका काम क्या था? पूरी TCM के ऊपर रिसर्च करने के लिए चाइना की एक बहुत बड़ी टीम थी, और जो दुनिया के अलग अलग भागों से आए थे, उनका काम क्या था? अपने देश में हो रही या हो चुकी अधूरी रिसर्च को कलेक्ट करना, और उसके ऊपर उनको पूरी फ्रीडम दी गई कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप पूरी रिसर्च करो उसके ऊपर। क्योंकि कोई रिसर्च अगर किसी दिमाग ने शुरू किया, किसी ब्राइट माइंड ने किसी रिसर्च को शुरू किया और किसी वजह से उसको अधूरा छोड़ दिया, तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च में क्या है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद एक और प्रॉब्लम क्या आती है, वो रिसर्च में बहुत ज्यादा, क्योंकि रिसर्च को फंड करने वाला नहीं मिलता। रिसर्च को मोस्टली फंड करती है प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी। वो पहले प्रॉफिट एनालिसिस करती हैं, और वहां पे भी एक डर होता है कि अगर ये प्रोडक्ट क्लिक नहीं हुआ तो। लेकिन टीएंस ने बहुत बड़ा अपना मार्केट खुद ही क्रिएट कर लिया है, और उस समय ही क्रिएट कर लिया था। इनको पता था कि अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो जितने ऑलरेडी हमारे यूजर्स बन चुके हैं, हमारे सारे रिसर्च का खर्चा तो उन्हीं से निकल जाएगा। तो ये कंपनी ने रिसर्च करने में कभी कोई कोताही नहीं की। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे रिसर्च की देन है। कॉन्सेप्ट पुराना है, कॉन्सेप्ट कई चीजों का पुराना है। जैसे आपने अभी एक्यूलाइफ का वीडियो देखा, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी रिसर्च है जो आपके शरीर में कौन सा अंग सही ढंग से काम कर रहा है, कौन सा अंग खराब हो चुका है, कौन सा अंग। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट पुराना है। एक्यूपंक्चर से एडवांस कॉन्सेप्ट आया क्या? इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। लेकिन इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर भी पब्लिक के लिए यूजफुल नहीं बन पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। एक तो सही पॉइंट पहचानना, सुई कितना डाला जाए, सही जगह पे डाला जाए, पेन, उससे रिलेटेड इन्फेक्शन, बीमारियां, ये कितना इफेक्टिव होगा, तो उसको यूजर फ्रेंडली बनाना। तो टीएंस के रिसर्च का एक स्कोप ये भी रखा गया कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाओ वो मास के लिए यूजर फ्रेंडली हो, ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सके। और सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी 1994 से इस कंपनी ने अपनाई। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको कि सेफ्टी एस्पेक्ट पे जीरो टॉलरेंस की कैसे। जैसे कि जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं
कि टीएन्स के पास पहले बच्चों के लिए डाइपर्स भी थे। सैनिटरी नैपकिन तो आज भी है, बच्चों के लिए पहले डाइपर्स भी थे। डाइपर्स को बनाना, मार्केट करना कंपनी ने बंद कर दिया। उसके पीछे वजह यह थी कि होनोलुलु की एक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह बात सामने आई कि बच्चों के लिए डाइपर पहन के रखना हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, जो वो बॉडी का वो पार्ट है, उसको रुक जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। अब बच्चों को आप 24 घंटे या 12 घंटे डाइपर पहना के रखते हैं, उस वहां के सेल्स को एक्सटर्नल जो वहां के स्किन है, वो स्किन में भी होल होता है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता, वहां पे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट बढ़ता है और बच्चों की स्किन में बैक्टीरिया के प्रति रेसिस्टेंस कम होता है। तो बच्चों को डाइपर्स पहना के रखना डेंजरस है, हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। सैनिटरी नैपकिन का भी वही है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन में क्या है, सैनिटरी नैपकिन में एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन चिप इस्तेमाल किया जाता है, एनायन चिप। 6 साल से कम की उम्र में एनायन के लिए, एनायन का एक्सपोजर हार्मफुल होता है और जो डाइपर यूज करते हैं वो मोस्टली 6 साल से कम के बच्चे होते हैं। तो उस डाइपर में एक्टिव ऑक्सीजन एनायन चिप भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। सैनिटरी नैपकिन में तो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन 12 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं इस्तेमाल करती है और 6 साल से कम के बच्चे जो डाइपर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। डिस्पाइट उसकी आज भी बहुत डिमांड है, वो प्रोडक्ट कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। सेकंड, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारा फैट बर्निंग कैप्सूल ग्रासिनिया कंबोजिया आज भी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, आज भी उसके ऊपर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अपना वजन कम करने के लिए। हमारा जो फैट बर्निंग कैप्सूल आता था पहले, वो ग्रासिनिया कंबोजिया पे बेस्ड था। एक रिसर्च हुआ जिसमें पता चला कि ग्रासिनिया कंबोजिया जेनेटिक मॉड्यूलेशन पे भी काम इफेक्ट करता है, यानी वो जेनेटिक दोष पैदा कर सकता है उसको इस्तेमाल करने वालों में। और 2017 में ये रिसर्च कंफर्म हो गया। 2017 के बाद कंपनी ने उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर दिया। आज भी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि वो जो कमी है ग्रासिनिया कंबोजिया के अंदर, क्योंकि ग्रासिनिया कंबोजिया वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है, लेकिन वो जो कमी है ग्रासिनिया कंबोजिया के अंदर जेनेटिक मॉड्यूलेशन को इफेक्ट करने वाली, उस कमी को जब तक दूर नहीं कर लिया जाएगा तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में इस्तेमाल के लिए नहीं लाया जाएगा। यानी सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे, बिजनेस को, प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। अब मैं बात करूंगा, मैं जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि हमारा बेस्ट क्यों है, हमारे पास ही है तो बेस्ट हो कि गुड हो कि बेटर हो, वो हमारा ही है। मैं वो प्रोडक्ट्स की बात करूंगा जो कॉमन है, मार्केट में दूसरे ब्रांड्स भी बनाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने देखा होगा कि हमारा जो जिंक था, जिंक प्लस, जिंक के 3 सोर्स हैं, मां का दूध, मदर्स मिल्क, अंडे की सफेदी, और प्लांट में भी जिंक पाया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स, लेकिन प्लांट में जिंक की मात्रा बहुत कम होती है। जो जिंक एलिमेंट है, और वो जमीन से खोद करके मेटल के तौर पे भी निकाला जाता है। 4 सोर्स है मेन। तो प्लांट में जो जमीन के अंदर से मेटल के तौर पे खोद के निकाला जाता है, वो ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता ठीक से, तो वो यूजलेस है। अब बच गया मां के दूध से, तो मां के दूध से कमर्शियल जिंक का प्रोडक्शन करना ये एक इलॉजिकल चीज है, इम्प्रैक्टिकल चीज है, वो हो नहीं सकता। तो बच गया प्लांट बेस्ड जिंक, जिसका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो हम होल प्लांट या होल हर्ब इस्तेमाल नहीं करते। प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी क्या है, मैं इसके बाद आपको समझा देता हूं। तो जो जिंक प्लांट से निकाला था वो बहुत ही कॉस्टली होता है, और जो अंडे की सफेदी में जो जिंक होता है वो जिंक कम कॉस्टली होता है और अच्छा क्वालिटी का भी होता है। तो जो लोग टीएन्स के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि हमारा जो जिंक पहले आता था उस पर रेड डॉट होता था, रेड डॉट होता था, लेकिन अब जो जिंक आ रहा है वो रेड डॉट नहीं है, ग्रीन डॉट। इसका रीजन क्या है? नॉनवेज से अचानक से वेज कैसे हो गया?
पहले अंडे की सफेदी से बनाया जाता था। एक रिसर्च आया, और यह बात सच्चाई है, सब जानते हैं कि अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुर्गियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऑब्वियसली ऑक्सीटोसिन या हार्मोनल इंजेक्शन के फलस्वरूप जो अंडे पैदा हो रहे हैं, जो अंडे निकल रहे हैं, उसमें भी वो हार्मोन्स होंगे। अब अगर उस अंडे से जिंक लिया गया और उससे कोई सप्लीमेंट बनाया गया तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हार्म इन सम वे। तो इसलिए उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल रोक करके प्लांट बेस्ड जिंक से, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके जो जिंक निकाला गया, उसने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाई कंपनी की, लेकिन कंपनी ने प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ाया। वो जो थोड़ा बहुत कॉस्ट डिफरेंस आया था वो कंपनी ने खुद सहन किया। क्यों? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑन सेफ्टी एंड बेस्ट क्वालिटी। अब प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि तुलसी का पत्ते का काढ़ा पीने से सर्दी जुकाम ठीक होता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन तुलसी के पत्ते में एक खास तरह का एंजाइम होता है जो सर्दी जुकाम पे काम करता है, जो उस तरह के इन्फेक्शन या थ्रोट में इन्फेक्शन होता है उस पर काम होता है। लेकिन तुलसी के पत्ते में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें क्लोरोफिल भी होता है, उसमें आर्सेनिक भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। आर्सेनिक तो बल्कि नुकसानदेह है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए जल्दी से नुकसान नहीं होता। तो जो बाकी होल हर्ब वाली टेक्नोलॉजी वो क्या करती है, कोई तुलसी के पत्ते का जब, या आपने मार्केट में देखा होंगे बहुत सारे पंच तुलसी, श्री तुलसी, ये तुलसी, वो तुलसी, बहुत सारे तुलसी के लिक्विड, तो वो तुलसी का अर्क पूरा पत्ते से निकाल लेते हैं। तो उसके साथ साथ उसमें क्लोरोफिल, उसमें आर्सेनिक और उसमें तरह तरह के हेवी मेटल्स भी आ जाते हैं। लेकिन टीएंस जब करता है तो वो जो पर्टिकुलर एंजाइम जो कोल्ड को ठीक करने के लिए जरूरी है, केवल वो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी वजह से ये प्रोसेस तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्सट्रीमली इफेक्टिव और 100% सेफ होता है। ऐसे ही मैं आपको ओमेगा की बात बताऊंगा, जो हमारा ओमेगा लाइफ। ओमेगा लाइफ आप सब जानते हैं कि फिश ऑयल से लिया गया है। फिश ऑयल से लेने का रीजन क्या है? ओमेगा के दो रिच सोर्सेस हैं, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, जो मछलियों के लिवर में और मछलियों के जो ऊपर की जो बॉडी होती है उसमें जो मसल्स होते हैं उसमें दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। वो फैटी एसिड्स इसलिए होते हैं ताकि जो पानी में रहने वाली मछलियां हैं तो पानी का टेम्परेचर कम होता है, तो उस कम टेम्परेचर से उनकी रक्षा करे, इसके लिए उनकी बॉडी में वो फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो मछलियों से लिया जाता है। इसके अलावा एक वेज सोर्स भी है उसका, फ्लैक्स सीड। अब फ्लैक्स सीड ऑयल से जो ओमेगा बनाया, जो ओमेगा 3 निकाला जाता है, उसका ईपीए और डीएचए में कन्वर्सन रेट बहुत कम है, यानी वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, एफिकेसी उसकी बहुत कम होती है। अब बच गया फिश ऑयल। तो आपने भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि टीएन से जुड़ने के बाद ही आपने ओमेगा 3 का नाम सुना होगा, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आता है, बहुत सारे एडिबल ऑयल्स में भी ओमेगा 3 का होने की बात की जाती है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ईपीए, डीएचए, ये बहुत सारी चीजें आप सुनते होंगे। लेकिन जो ये ओमेगा 3 निकाला कैसे जाता है, आपने कॉड लिवर ऑयल भी सुना होगा। तो मछलियों का जो लिवर होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में। बहुत सारी कंपनीज कॉड लिवर ऑयल से बनाती हैं, बहुत सारी कंपनी जो उनकी बॉडी में जो दूसरा मसल्स होते हैं उसमें ऑयल से बनाती है। अब धीरे धीरे जब दुनिया में पोल्यूशन बढ़ने लगा, रिसर्च होने लगे, तो ये पता चला कि भैया जो मछलियां जिस पानी में रहती हैं वो पानी तो प्रदूषित हो गया है। नदियों का, अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें देखा नदियों के प्रदूषण का हाल, क्योंकि नदियों में पूरे शहर के गटर का, फैक्ट्रीज का गंदा पानी जाता है, उसी पानी में मछलियां रहती है, तो ऑब्वियसली वो गंदा, केमिकल, प्रदूषित, टॉक्सिक वाटर पिएंगे तो उनकी बॉडी में जो भी जमा हो रहा है वो भी टॉक्सिक हो रहा है। तो और सबसे ज्यादा टॉक्सिन जमा होता है लिवर में, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे मछली हो, टॉक्सिन सबसे ज्यादा लिवर में होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको बाइफरकेट करने का काम डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान लिवर और इंटेस्टाइन ही करते हैं। तो इंसान में तो इंटेस्टाइन है और बहुत सारे मैमल्स में इंटेस्टाइन है, लेकिन बहुत सारे जीवों में जैसे मछलियों में इंटेस्टाइन नहीं है, तो लिवर में ही सारा टॉक्सिन जमा होता है। अब उसी लिवर से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हो, या जो ऊपर की जो लेयर है, जो मसल्स है बॉडी का, उसमें भी टॉक्सिन है, वो भी गंदे पानी के कांटेक्ट में रहता है या वही पानी वो पीते हैं, तो
उसमें भी टॉक्सिन्स है। तो वही टॉक्सिक ओमेगा 3 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो ओमेगा 3 के फायदे हो, वो फायदे दे या ना दे, नुकसान तो करेगा। तो कंपनी ने इसके ऊपर रिसर्च किया। सैल्मन फिश का जो माइनिंग होता था वो पहले साउथ चाइना सी में होता ओमेगा 3 बनाने के लिए। बाद में इसको अंटार्कटिक सी में शिफ्ट किया गया। क्यों? 2 रीजन से। एक तो वहां पे पानी बहुत इतना ठंडा होता है, ऊपर तो बर्फ जमी रहती है, तो वहां पे समंदर में प्रदूषण किस चीज का होता है? बहुत सारा गंदगी भी डंप किया जाता है, ऑयल की माइनिंग होती है तो ऑयल स्पिल होता है, जहाज चलते हैं उससे ऑयल स्पिल होता है, समंदर में तरह तरह के परीक्षण होते हैं, परमाणु परीक्षण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है समंदर में। समंदर के पानी भी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। लेकिन प्रदूषण कहां पे होगा? जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जहां पे जहाज जाते हैं, जहां पे लोग जाते हैं, या किनारों पे जहां पे गंदगी जाती है, जहां पे नदियां मिलती है, जहां पे नाले मिलते हैं। जो अंटार्कटिक और आर्कटिक में जो समंदर है जिसके ऊपर बर्फ जमी है ना, तो वहां जहाज जाते हैं ना कुछ, वहां पे कोई प्रदूषण नहीं है। और वहां पे उस बर्फीले पानी में जो मछलियां रहती है वो ज्यादा ठंड बर्दाश्त करने के लिए डिजाइंड है उनकी बॉडी, तो उनकी बॉडी में कॉड लिवर ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं वो भी सुप्रीम क्वालिटी का होता है, और वहां पे प्रदूषण भी नहीं है। लेकिन वहां के पानी से सैल्मन फिश को निकालना ये बहुत ही खर्चीला अफेयर होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है टीएन्स कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, तो इस वजह से वहां से ही फिश निकाला जाता है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि 2018 में 2017 के एंड में ओमेगा लाइफ का फॉर्मुलेशन चेंज किया कंपनी, टीएन्स के ओमेगा लाइफ का फॉर्मुलेशन चेंज किया कंपनी, और उसमें बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स मिलाए, बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स मिलाए। क्यों? क्योंकि रिसर्च तो होते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, एक रिसर्च, किसी रिसर्च R&D से, बहुत सारी 90% कंपनीज का तो अपना R&D ही नहीं, अपना R&D ही नहीं है। वो मार्केट में किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको बेचना शुरू कर दिया। उसने कैसे रिसर्च किया, कैसे बनाया, उससे मतलब नहीं है। उसका तुरंत जो इफेक्ट आएगा वो देखा जाता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे स्टडी नहीं होती। बहुत सारी चीजों के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट मतलब क्या? आज आपने 3, 4, 6 महीने कोई दवाई खाई, उसका साइड इफेक्ट आपको 2 साल के बाद आएगा, क्योंकि बॉडी में उसने कुछ दिया, वो चीज बॉडी में प्रोसेस हो रही है, उसने कोई नई चीज पैदा की, कोई नया सेल पैदा कर दिया, वो डेवलप होगा, वो हो सकता है 2 साल बाद अपना रंग दिखाए। तो ये सारी चीजों पे स्टडी हो नहीं पाती जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स लेते हैं। कुछ लोगों के पास अपना छोटा मोटा रिसर्च का काम भी है। बहुत सारी कंपनी जो अपना छोटा मोटा रिसर्च, थर्ड पार्टी रिसर्च करवाने वाले, उन्होंने, या फिर अपना छोटा मोटा, उनके लिए रिसर्च एक प्रोजेक्ट होता है। उन्होंने एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च किया, वो रिसर्च इतना खर्चीला होता है, खत्म हो गया, उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाना शुरू, वो दोबारा से उसी रिसर्च के ऊपर खर्च नहीं करते। लेकिन टीएन्स में हमेशा हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल में है उसके ऊपर भी रिसर्च और स्टडी जारी रहती है। क्यों? क्योंकि 4,500 साइंटिस्ट रख लिए हैं, इतने तो प्रोडक्ट नहीं है, तो वो करेंगे क्या? खाली तो नहीं बैठे रहेंगे। उनको अथाह पैसा दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा। कंपनी के बजट का 12% रिसर्च में जाता है, 12%। कोई भी कंपनी अपने टर्नओवर का इतना नहीं खर्च करती रिसर्च। ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो रिसर्च पे डबल डिजिट में खर्च कर रही है। दुनिया की एकमात्र कंपनी है, आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप रिसर्च का एक्सपेंडिचर का डाटा कंपनीज का कलेक्ट कर सके तो। एक तो रिसर्च पे इतना, तो वो साइंटिस्ट करें, तो वो रेगुलर जो यूज में प्रोडक्ट है, आज आप जो आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं उसमें से आपको दिखता है कि कोई सप्लीमेंट बहुत अच्छा बिक रहा था, कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा था, लेकिन अचानक उसकी बहुत डिमांड थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अचानक से कंपनी उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ शेल्फ कर देती है। कई बार कुछ महीनों के लिए होता है, कई बार वो लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर कॉन्टिन्यूअस स्टडी चलती रहती है। दुनिया में बीमारियां बदल रही है, बीमारियों का नेचर बदल रहा है, वायरस बैक्टीरिया नए नए तरह के आ रहे हैं और उनका भी नेचर बदल रहा है।
तो जरूरी है उनसे बचने के लिए, उनसे ठीक होने के लिए जो आप प्रोडक्ट खा रहे हैं उनका भी नेचर बदलता रहे। अब किसी कंपनी ने जो कॉफ सिरप 50 साल पहले स्टडी हुई थी, उसी फॉर्मूले का कॉफ सिरप आज भी बेच रहे हैं। जो कैल्शियम 50 साल पहले, 70 साल पहले रिसर्च हुआ था, वही आज भी बेचा जा रहा है। जो हेयर ऑयल 50-60 साल पहले, उसके बाद लोगों का खान पान बदल गया, लाइफस्टाइल बदल गया, एटमॉस्फेयर बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, पॉल्यूशन बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बदला। तो कैसे इफेक्टिव होगा वो, कैसे सेफ होगा? आप सोच भी कैसे सकते हैं? जो रिसर्च आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, एंटीबायोटिक्स जो आप मेडिसिन खाते हैं या बहुत सारे तमाम तरह के मेडिसिन, आप जरा उन पर रिसर्च करके देखिए कि जिस फॉर्मूले पे वो बने हुए हैं वो रिसर्च कितनी पुरानी है। 40 साल, 50 साल, 70 साल पुराने रिसर्च पे आज भी दवाइयां, प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स बन रहे हैं। वो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो सेफ होगा, वो इफेक्टिव होगा? इसीलिए दवाइयां खाए जा रहे हैं, भर भर के दवाइयां खाए जा रहे हैं लोग, और बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बीमारियों की वजह बदल गई, बीमारियों का नेचर बदल गया, इलाज का नेचर नहीं बदला। दवाइयां वही है आज भी, जो बाबा आदम जमाने से चली आ रही है। टीएंस कॉन्टिन्यूअस रिसर्च करता है। तो आपने देखा होगा 2017 एंड में ओमेगा का फॉर्मुलेशन चेंज हुआ। ओमेगा में पहले 5 इंग्रेडिएंट होते थे, आज के डेट में 24 इंग्रेडिएंट। क्यों? ओमेगा के बारे में पहले माना जाता था कि ये प्रोस्टेट कैंसर को रोक सकता है, प्रोस्टेट कैंसर होने से रोके। 2016 में एक रिसर्च आया जिसने ये बोला कि ये प्रोस्टेट कैंसर को ट्रिगर कर सकता है, यानी प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। और वो रिसर्च कैलिफोर्निया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, CUMC, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ने किया था, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मेडिकल फील्ड। उसकी रिसर्च को बहुत सारे ओमेगा 3 बनाने वालों ने, ज्यादातर लोगों ने अनदेखा कर दिया। टीएंस ने उसको सीरियसली लिया। 8 महीने के लिए ओमेगा लाइफ आउट ऑफ स्टॉक था। आपको याद होगा 2017 में 8 महीने के लिए ओमेगा लाइफ आउट ऑफ स्टॉक हुआ। तो जब वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो हमें भी परेशानी हुई, और आप सबको, अब आज भी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो हम सब ह्यू एंड क्राई करते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बहाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं ला रही, हमें परेशानी हो रही है, हमारे कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी इतनी डिमांड है, क्यों? तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसके पास क्या प्रॉब्लम हो गई? हम ये सब सोचते हैं। ये जो बैकग्राउंड, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, उसको इसीलिए मैंने, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट्स की स्कार्सिटी का, और इसी के लिए मैं इसके ऊपर लगा हुआ था। मेरे को 3-4-5 महीने से रिसर्च चल रहा था, जिसमें मेरे बहुत सारे काउंटर पार्ट्स हैं जो चाइना में, उनकी भी हेल्प ली, उनसे बात की, उनसे पता करवाया, कैसे कैसे करके ऑथराइज अनऑथराइज सोर्सेज से मैंने पता करवाया कि क्या कहानी चलती है, बनाने का फिलॉसफी क्या है। तो ओमेगा की बात मैं कर रहा था। उसके बाद फिर से R&D टीम लग गई ओमेगा के ऊपर कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से इस ओमेगा को, क्योंकि ओमेगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, ऑलमोस्ट हर सप्लीमेंट और हर मेडिसिन कंपनी, बनाने वाली कंपनी ओमेगा 3 बनाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। अब इसको डिसकंटिन्यू तो करने की हिम्मत नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि खालीपन आ जाएगा, आपके सप्लीमेंट की किट्टी में एक खालीपन आ जाएगा। Recording stopped. तो जब ये खालीपन आ जाएगा वाली बात हुई, तो बात ये हुई कि भैया आप जब ये कर रहे हो, Recording stopped. प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये सेफ होना चाहिए, कोई भी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं कीजिए। जैसे मैंने बताया था ना, मिस्टर ली जिनियन का नेचर है कि उनके डिसीजंस पे, उनके प्रोजेक्ट पे, उनके प्रोडक्ट पे, उनके किसी भी चीज पे कोई एक इंसान भी उंगली ना उठा सके, बिकॉज ही बॉदर्स अबाउट हिज रेपुटेशन। अब जानते हैं उनको ग्लोबल सिटीजन का खिताब मिला हुआ है, वो यूनाइटेड नेशंस के ब्रांड एम्बेसडर है, पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग मिशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO पैनल मेंबर है। बहुत सारी कंट्रीज में जब वो जाते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो स्टेट गेस्ट होते हैं वहां पे, वहां का प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब कोई ना कोई आकर के उनको रिसीव करता है। इंडिया में भी वो आए थे तो हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने उनसे मिला था, उनको अपने ऑफिस बुलाया था, उनका सम्मान किया। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी है
वो अपने इमेज पे एक छोटा सा स्पॉट भी नहीं चाहेगा। कोई एक बंदा भी क्यों होना चाहिए सवाल उठाने वाला हमारे प्रोडक्ट पे, दैट इज हिज माइंडसेट। तो एक प्रोडक्ट पे एक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ने सवाल उठाया, वो प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉ किया गया। कई बार प्रोडक्ट होने के बावजूद आउट ऑफ सेल्फ कर दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है, उसमें नुकसान होता है कंपनी को वो नुकसान झेलती है। तो वो विड्रॉ किया गया, उसके पास रिसर्च हुआ तो पता चला कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इसके इंग्रेडिएंट में जिसकी वजह से ये हो सकता है, उसमें 2 और इंग्रेडिएंट मिलाए जाए तो ये ठीक हो सकता है। वो 2 इंग्रेडिएंट मिला के बाद टेस्टिंग हुई तो पता चला उसका इफेक्ट घट रहा है, उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए 2 और इंग्रेडिएंट, तो उससे थोड़ी ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो इंग्रेडिएंट मिलाने से, उसको सेटल करने के लिए 2 और इंग्रेडिएंट। तो इस तरह से होते होते इंग्रेडिएंट की संख्या 24 पे पहुंच गई। 5 इंग्रेडिएंट मिला करके जो प्रोडक्ट बना था उसमें 19 इंग्रेडिएंट और ऐड करने पड़े उसको कंप्लीटली सेफ बनाने के लिए और कंप्लीटली इफेक्टिव रखने के लिए। 19। अब सोचिए इतना रिसर्च का खर्चा और 19 और इंग्रेडिएंट मिलाने का खर्चा, कॉस्ट डिफरेंस कितना बढ़ गया। क्या प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े थे? नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि जो इंसान ये फैसला लेता है, दैट ग्रेट माइंडसेट मिस्टर ली जूनियर, उनका है कि हम बहुत दूसरी चीजों में बहुत कमा रहे हैं, एक जगह थोड़ा नुकसान भी रहेगा, कुछ दिन चलेगा, किसी को और को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़ी हस्ती है, जैसा कि आपको पता है कि वो 2011 में ही दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट की 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ गए थे, फोर्ब्स की लिस्ट में। तो ही बिलीव्स कि मैं तो बहुत बड़ी हस्ती हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा थोड़ा नुकसान हो जाए चलेगा, किसी और का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे कंज्यूमर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिकॉज ही बिलीव्स कि आज मैं जो कुछ भी हूं, एक नॉर्मल बिजनेसमैन से एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी चाइना क्या, एक चाइना के शहर में भी कोई पहचान नहीं थी, वहां से वो ग्लोबल सिटीजन बना, वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट में पर्सन में पहुंचा। वो किसकी वजह से? वो उन लोगों की वजह से जिसको वो टीएन्स फैमिली कहते हैं। वो लोग हैं जो 4 करोड़ ग्लोबल फैमिली, उनका नारा क्या है? 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। वो पूरी दुनिया को एक फैमिली मानते हैं। तो जो फैमिली का हेड होता है, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी न किसी फैमिली के हेड होंगे, उस फैमिली में उनकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे। आप बताइए, आपके पास जब 2 चॉइस हो कि या तो मेरा नुकसान हो जाएगा या मेरे परिवार में किसी का नुकसान हो जाएगा या पूरे परिवार का नुकसान हो जाएगा, आप क्या चुनेंगे? अपना नुकसान चुनेंगे या परिवार का नुकसान चुनेंगे? तो दैट इज हाउ ही ट्रीट्स अस, दैट इज हाउ ही ट्रीट्स हिज यूजर्स। तो ये माइंडसेट होता है, ही बिलीव्स कि अगर मैं अब मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 3% से घट के 0.3% पे भी आ जाएगा तो मैं मिलियंस में कमाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बिलियंस में कमाता हूं तो मैं मिलियंस में कमाने लगूंगा। दैट इज ओनली विल हैपन। बट एक बंदा जो मेरी वजह से 1 लाख कमा रहा है, उसकी कमाई 20,000 पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे एक इंसान जो हर महीने 1 बिलियन कमाता है, वो अगर हर महीने 10 मिलियन या मान लीजिए 5 मिलियन कमाने लगे तो उसके लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इंसान, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो लाख रुपए 6 डिजिट में कमाते हैं, अगर उनकी इनकम 4 डिजिट या 5 डिजिट में आ जाए तो उनके लाइफस्टाइल पे इमीडिएट इफेक्ट आएगा। जो प्रोडक्ट यूजर है, कोई इंसान बहुत मुश्किल से किसी तरह से अरेंज करके ये सप्लीमेंट्स खा रहा है, क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी करने वाले भी हमारे सप्लीमेंट्स के इफेक्ट देख करके खाते हैं। तो उन लोगों के लिए 1,000 रुपए का सप्लीमेंट अगर 1,200 रुपए का भी हो जाए तो उनका बजट बिगड़ेगा। तो इसलिए प्राइसिंग के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। हर बात में प्राइस नहीं बढ़ाया जाता, हर बात में प्राइस नहीं बढ़ाया जाता। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट जिम्निमा की। आपने जिम्निमा देखा होगा, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारे आईसीएमआर भी कहता है, एफडीए भी कहता है, सभी कहते हैं कि जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे बीटा सेल रीजनरेट कर सकता है पेनक्रियाज में, और अगर पेनक्रियाज में बीटा सेल रीजनरेट हो जाए तो शुगर की समस्या खत्म हो जाएगी, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, शुगर की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। फिर भी इन रिसर्च पे फर्दर कोई काम नहीं होता। कोई कहता है कि ये इफेक्टिव नहीं है, कोई कहता है कि ये
मतलब सेफ नहीं है, कोई कहता है कि ये लॉजिकल नहीं है, और कोई कहता है कि ये फार्मा लॉबी के प्रेशर में इसको रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाया जाए, दवाइयां नहीं, ताकि क्योंकि अगर डायबिटीज की बीमारी खत्म हो गई तो बिजनेस खत्म हो गया। इतने करोड़ों लोग डायबिटिक हैं, वो अरबों रुपए की दवाइयां खाते हैं, अगर वो ठीक होने लगे तो ये अरबों रुपए की सेल खत्म हो जाएगी फार्मा लॉबी की। तो कई लोग कहते हैं उनका प्रेशर है। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक सच्चाई तो आप ये मानेंगे कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने सारे संस्थाओं ने जिस रिसर्च को सत्यापित किया है उस रिसर्च में कमी तो नहीं हो सकती। और यह भी नहीं है कि एक दो रिसर्च है, सैकड़ों रिसर्च है जिसने जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे को प्रतिष्ठित किया है कि यह बीटा सेल को रीजनरेट कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल टीएनसी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे यूज करता है। मुझे कोई हिचक नहीं है वो ब्रांड नेम बनाने में। एमवे की मधुनाशिनी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे उसमें भी है, पतंजलि की मधुनाशिनी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे गुरमार बूटी उसमें भी है। आपको टीवी पे रात में 12 बजे के बाद जो एड आता है BGR 34 और IME 9, आपको मेडिकल स्टोर पे बिकती हुई ये दवाइयां मिल जाएंगी। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे उसमें भी है, और भी जो ब्रांड नेम शायद मुझे भी नहीं पता, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे उसमें भी है। पंसारी की दुकान पे इंडिया में ये गुरमार बूटी के नाम से बिकता है, और वर्षों से, सैकड़ों सालों से इंडिया में शुगर के इलाज के लिए गुरमार बूटी इस्तेमाल की जाती है। तो डिफरेंस क्या है टीएनस के जिम्नेमा? तो इस रिसर्च में जो दो कमियां थी, एक इसकी एफिकेसी को लेकर के, इसका एक खास फॉर्मुलेशन है। उस फॉर्मुलेशन में, उस क्वांटिटी में अगर जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे को यूज किया जाए तो ही ये इफेक्टिव है। अब जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में और पेनक्रियाज के द्वारा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम, आपने देखा होगा टीएनस के सारे प्रोडक्ट तो खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लेना है। जिम्नेमा एकमात्र प्रोडक्ट है जो खाना खाने से 1.5 घंटा पहले लेना है, 90 मिनट्स बिफोर। और इसके बारे में स्पेशली कहा जाता है कि ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने से अगर आपने 90 मिनट से भी पहले, मतलब 2 घंटे पहले ले लिया, तो जब तक खाना यानी ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा इसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी। और अगर आपने आधा 1 घंटा पहले लिया, यानी 90 की बजाय 60 मिनट पहले लिया, तो जब आप खाना खाएंगे, ग्लूकोज आपकी बॉडी में बनेगा या एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, तब तक इसका एक्टिविटी नहीं शुरू हुआ होगा। तो ये सारी चीजों से इसकी एफिकेसी कम होगी। दूसरा, बहुत सारी स्टडीज ने यह भी कहा कि इसके लिवर के ऊपर दुष्प्रभाव होते हैं। तीसरा, बहुत सारी स्टडीज ने यह भी कहा कि जो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे है वो डायबिटिक पर्सन का, जिसका HbA1c बढ़ा रहता है, जो पुराने डायबिटिक लोग हैं, उनका जो पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज की जो आउटर लेयर है उसके ऊपर भी शुगर की कोटिंग होने लगती है। तो वो इतना हार्ड हो जाता है कि बहुत सारे सेल्स उसके एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे अगर पेनक्रियाज में एब्जॉर्ब होगा या ब्लड के थ्रू जाएगा, सिंस ब्लड भी, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वो भी ग्लूकोज के इफेक्ट में आ जाता है। HbA1c बढ़ने का वही मतलब कि कंटिन्यूअसली आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अफेक्ट होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे के कंटेंट्स को कैरी नहीं कर पाता है पेनक्रियाज तक, पेनक्रियाज के सेल्स के अपर लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ये लिवर में इसका एब्जॉर्प्शन घट जाता है, क्योंकि मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स के लिवर में फैट एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है उनको। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इसको बताया गया कि ये सेफ और इफेक्टिव नहीं है। तो एक विशेष अनुपात में जिम्नेमा में क्रोमियम पिकोलिनेट और SLS मिलाया गया। क्रोमियम पिकोलिनेट तो सबको पता है कि वो एक एक्टिवेंट है, वो एक कैटलिस्ट है, और उसके और भी दूसरे फायदे हैं जिसकी वजह से वो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की एफिकेसी और सेफ्टी को बढ़ा देता है। बात आती है SLS पे, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट के ऊपर जब बहुत सारे समझदार लोग कंटेंट्स पढ़ते हैं, जो प्रोडक्ट आप उनको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मिट्टी खाने को भी बोल दे तो भी वो सेफ है। आप एक आम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे आप ज्यादा जानते हैं, आपने बोल दिया तो वो उस पर पूरी रिसर्च करेगा। तो जब वो बंदा उस पर रिसर्च करता है और उस पर उसको SLS या सोडियम लॉरेल सल्फेट दिखता है तो वो सोचता है ये क्या चीज है। वो जब जैसे ही आप सोडियम लॉरेल सल्फेट को गूगल करेंगे आप डर जाएंगे, अरे ये तो बहुत हार्मफुल चीज है, ये तो डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, ये तो टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है,
ये तो सरफेस जो फ्लोर क्लीनर है उसमें इस्तेमाल होता है, ये तो केमिकल है। तो वो जो उन चीजों में इस्तेमाल होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट एक केमिकल है, वो जो उन चीजों में इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है केमिकल प्रोसेसिंग से बनाया गया, लेबोरेटरी में डेवलप किया हुआ। और उसका रीजन क्या है कि वो सरफेस, जो सरफेस हार्ड हो जाता है, उसके अंदर कोई चीज अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो उस चीज को, वो मैल को काटने वाला, फर्श को साफ करना है, टूथपेस्ट, दांत पे गंदगी जमी हुई है, उस मैल को काटना है, तो ये वो मैल को काटने वाली चीज है, जो अपर सरफेस पे जो मैल जमा होता है जिसकी वजह से वो चीजें उसमें अंदर नहीं घुस पाती, उसको काटने वाली चीज। तो अब जो लिवर और पेनक्रियाज का जो टॉक्सिफाइड है, उस टॉक्सिन के लेयर को पार करने के लिए सोडियम लॉरेल सल्फेट उसमें डाला गया। अब जब लोगों ने पढ़ा, ऊपर जो 2-3 आर्टिकल आ गए उसमें बिलीव कर लिया। जब आप उसमें और भी डीप जाएंगे, उसके बारे में और भी रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक खास अनुपात में जब सोडियम लॉरेल सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे जिम्निमा में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे दुनिया भर में कम से कम तो मुझे लग रहा है कि 15,000 मेडिसिन होंगी जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो एक खास अनुपात में इस्तेमाल किया जाता है तो वो सेफ होता है। आप केवल सोडियम लॉरेल सल्फेट इस्तेमाल करें तो आप डर जाएंगे। कहता है गूगल के पास सब कुछ है, लेकिन गूगल से आपको अगर कुछ सर्च करके कोई डेटा निकालना है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर्च क्या करना है, सर्च कैसे करना है। अब जब आपको सोडियम लॉरेल सल्फेट को सर्च करना है, गूगल करना है, तो आप ये सर्च कीजिए मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम लॉरेल सल्फेट, तब आपको रियल डेटा मिलेगा कि किस मेडिसिन में किस अनुपात में इस्तेमाल करने से सोडियम लॉरेल सल्फेट सेफ होता है। और उसको प्राप्त करने का भी एक सेफ तरीका है। सोडियम लॉरेल सल्फेट अगर केमिकल प्रोसेसिंग से लेबोरेटरी में बनाया जाए तो उसके नुकसानदेह होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सोडियम लॉरेल सल्फेट एक और प्रोडक्ट में पाया जाता है जो बिल्कुल सेफ है, जो बिल्कुल सेफ है। एक खास तरह का पत्ता, स्लेट, जो चौक से लिखने वाली स्लेट आती है बचपन में स्कूल में, या ब्लैक बोर्ड, उसको साफ करने के लिए आपने भी इस्तेमाल किया। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जनजीवन में मिलने वाले पेड़ पौधे हैं जिनके पत्तों को तोड़ने से व्हाइट कलर का दूध सा निकलता है, उसमें भी सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है और वो 100% सेफ होता है। तो जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे में वो वाला सोडियम लॉरेल सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब कोई कंपनी R&D करने के मामले में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कंजूसी नहीं करती। जो इंसान पैसे का लालची नहीं है, उसके लिए अपना नाम पे दाग ना लगे, अपने ब्रांड नेम पे दाग ना लगे, ये प्राइम इंपॉर्टेंस है। उसके साथ काम करने वालों का भरोसा ना टूटे, ये प्राइम इंपॉर्टेंस है। और जिसके अंदर, जिसके दिल में मानवता है। लोग कई तरह के होते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए दूसरों की जान लेने में भी नहीं हिचकते, लेकिन इस इंसान ने बिजनेस शुरू किया था इस पर्पस से, जो इंसान ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा था और ट्रेमेंडस प्रॉफिट कमा रहा था, उसने बिजनेस को, पूरे बिजनेस को शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में, जीरो से स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया, ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो सके, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको कमाने का मौका मिल सके। जिसको यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन का ब्रांड एम्बेसडर चुना, जिसको वर्ल्ड सिटीजन को, वो इंसान का हृदय कैसा होगा आप समझ सकते हैं। तो जो मैंने कहा, विजन, R&D और फोकस, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि टीएन्स के प्रोडक्ट्स हमेशा ही टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बदलाव के साथ उनमें बदलाव लाया जाता है। हर नए रिसर्च, कोई नया रिसर्च आया जो बताता है कि ये हार्म कर सकता है, उसको ठीक किया जाता है। कोई नया रिसर्च आया जो ये बताता है कि ऐसे करने से ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, हो सकता है, वो भी उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। इसीलिए हमेशा ही टीएन्स के प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटिव, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का बताया क्योंकि टीएन्स के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि
ये सेशन मैं अगर लगातार 1 महीने तक करता रहूं तो भी कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये लोकल रिसर्च को भी प्रमोट करता है टीएनसी। अब जैसे इंडिया में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक हमारे पास, आपके पास एक आर्गन अवाकाडो शैम्पू और हमारे पास आपको एक साबुन मिलेगा जो बैम्बू चारकोल सोप से बना हुआ है। वो यहां की रिसर्च है, एक छोटी मोटी कंपनी ने वो रिसर्च की, उस पर बनाना शुरू किया। उससे कंपनी ने ये रिसर्च खरीदा, उसके ऊपर फर्दर रिसर्च किया और पता चला कि केवल चारकोल सोप को अगर टी ट्री ऑयल के साथ कंबाइन किया जाए, अगर नीम ऑयल के साथ कंबाइन किया जाए, अगर ऑरेंज ऑयल के साथ कंबाइन किया जाए और उसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाए तो वो ज्यादा सेफ और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और 3 तरह के नए साबुन बनाए गए। उसके लिए उस ओरिजिनल रिसर्च करने वाले को रॉयल्टी, हर साबुन पे रॉयल्टी पे की जाती है उसको। तो ये कंपनी हर लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो रिसर्च चल रहा है वो तो ठीक है, हर लेवल पे रिसर्च को बढ़ावा देती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा वो है फोकस, क्योंकि पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज में बिजनेस है और बहुत जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। उसकी वजह से लोकल रिसर्च की जानकारी मिलती रहती है। बहुत सारे लोग, आपको कई चीजें, कोई कंपनी है जिस कंपनी ने कोई एक नई चीज बनानी शुरू की, आपने टीएंस को लिखा कि ये प्रोडक्ट लेके आओ, फलाना कंपनी बनाती है, हमारे पास भी होना चाहिए। अब टीएंस उस कंपनी को अप्रोच करेगी, उस प्रोडक्ट को देखेगी, अगर उनको लगेगा कि इसमें सुधार करके इसको और बेहतर बनाने की, वर्ल्ड क्लास बनाने की गुंजाइश है, तो फिर उस रिसर्च का जो राइट्स है वो खरीदने की कोशिश होगी, ताकि टीआईएचपी के लैब में उस पर फर्दर रिसर्च किया जा सके। तो इसीलिए बाकी चूरन छाप कंपनियों की तरह टीएंस हर महीने 5 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। कई बार हम ये डिमांड करते हैं, हमारे पास इतने कम प्रोडक्ट क्यों है, कम। मैं भी करता हूं, मैं आप लोगों को नहीं दोष दे रहा हूं, मैं भी उनमें से एक हूं, मैं भी रोता रहता हूं, कह रहे हमारे पास प्रोडक्ट कम है, हमारे प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, ये वो प्रेशर भी बनाना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट, ताकि नहीं तो बिजनेस भी तो करना है, पैसा भी कमाना है। मैं जो इतनी देर बैठ करके बोल रहा हूं, अगर मुझे पैसा नहीं आ रहा होता तो मैं क्यों बोल रहा होता, मैं कुछ दूसरा काम कर रहा होता, मुझे भी अपना घर चलाना है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन इस चीज को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने एक सर्वे किया, उसमें मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग इस चीज से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। तो मुझे लगा लोगों को यह बताने की जरूरत है कि क्यों हम बाकी कंपनियों की तरह थोक के भाव में प्रोडक्ट नहीं लाते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट लाने का रिकॉर्ड नहीं बनाना है, हमें क्वालिटी का और रिजल्ट का रिकॉर्ड बनाना है। तो हम वही लाएंगे जो वर्ल्ड में बेस्ट है, जो सेफेस्ट है। और क्यों प्रोडक्ट बिना, आप लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि हमारा सोप क्यों अचानक से, जो 6 वाला सोप था, स्पा केयर सोप, वो इतनी जबरदस्त सेल थी, अचानक से क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो गया? क्योंकि उसमें कोई कमी पाई गई थी। प्रोटीन पाउडर, बच्चों का प्रोटीन क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो गया? क्योंकि उसमें कोई कमी पाई गई थी। क्यों चिटोशन, कॉर्डिसेप्स लेट हो रहा है आने में? क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है, आपको पता है कि हमारी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है चाइना में ही, तो उसका जो रॉ मटेरियल, या कहीं कहीं पे कंपनी ने लीज पे लेकर के अपने क्वालिटी के हिसाब से फार्मिंग करवा रहे कई कंट्रीज में। पैंडेमिक की वजह से वो फार्मिंग अफेक्ट हो गई, पूरा 1-2 सीजन तो फार्मिंग ही नहीं हुई उन प्रोडक्ट्स की, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता था, कॉर्डिसेप्स की फार्मिंग नहीं हुई। चिटोशन के लिए जो प्रोडक्ट, क्योंकि उसके लिए, अब चिटोशन के लिए आपको बताऊं मैं, जो मलेशिया है, मलेशिया में एक बहुत विशाल तालाब जैसा बनाया गया समुद्र के किनारे, और वहां पे केकड़े पाले जाते हैं, उनके सेल से वो चिटोशन के लिए रॉ मटेरियल निकाला जाता है, उसको फर्मेंटेशन करके। अब पैंडेमिक के टाइम में वो बंद हो गया, अब केकड़ों को खिलाने के लिए कोई नहीं, तो केकड़े भी मर गए। अब उस पूरे पॉन्ड को साफ करके नए केकड़े डाले गए, वो तैयार होने में टाइम लगेगा। तो चिटोशन के रॉ मटेरियल की कमी आ गई। कॉर्डिसेप्स की फार्मिंग जो चाइना के अंदर, जो तिब्बत का हिस्सा है, वहां पे होती है, जो टीएंस करवाता है, वहां से सारे लोग चले गए पैंडेमिक के टाइम में। जो साइंटिस्ट या जो वहां पे काम करने वाले सब अपने अपने घरों को चले गए, पूरा 1 सीजन तक निकाला नहीं गया। अब पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट सेल होता है, तो अचानक से रॉ मटेरियल, कहीं से भी रॉ मटेरियल तो कंपनी नहीं खरीद लेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ट तभी होगा जब प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बेस्ट होगा। घटिया रॉ मटेरियल लेकर के घटिया चावल से अच्छा पुलाव नहीं बन सकता। घटिया चाय पत्ती कभी भी अच्छी चाय नहीं बना सकती, चाहे बनाने वाला कितना भी एक्सपर्ट हो।
रॉ मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल केवल इफेक्टिव नहीं, सेफ भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे कंपनी की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो कई बार हम लोगों को इरिटेट करती है। आई एग्री विद दैट। हमारे कस्टमर्स मांगते रहते हैं, हमारा बिजनेस कई बार इफेक्ट हो जाता है, हमें प्रोडक्ट टाइम से नहीं मिल पाता। लेकिन ये सब अल्टीमेटली हमारे अच्छे के लिए। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज में डील करते हैं वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती चीजों के लिए वो है हमारी सेहत, हमारे बॉडी के ऑर्गन। और उस पे अगर कंपनी ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है क्वालिटी के मामले में, तो आई थिंक वी ऑल मस्ट सपोर्ट इट। क्यों? क्योंकि हम कॉलर खड़ा करके बोल सकते हैं कि वी आर द बेस्ट, हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, अनडाउटेबली बेस्ट। आई होप मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के आंसर कर पाया हूंगा आज। और जो हमारा रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो तो लेने के लिए अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल 15 मिनट बचे हैं। जो मुझे कहना था कि टीएंस के प्रोडक्ट्स हमारे क्यों बेस्ट हैं वो मैं बता चुका हूं। तो अब मैं ये डिसीजन हमारे होस्ट, हमारे डायनेमिक लीडर, हमारे बहुत ही अच्छे इंसान है वो रुपेश जैन सर, उनके ऊपर छोड़ता हूं। अगर वो अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, क्योंकि 15 मिनट टाइम अभी भी बचा हुआ है। हैंड ओवर टू यू रुपेश सर। डेफिनेटली डॉक्टर अनुराग, आज आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो वाकई में बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। लॉजिक क्या है कि डॉक्टर साहब, रिसर्च इज ऑलवेज गोइंग ऑन। हम लोग कई बार कहते हैं कि एक प्रोडक्ट बनकर आया और क्यों चला गया, सेल्फ से क्यों हट गया। ये वाकई में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपने शेयर की सबके साथ कि ये बहुत जरूरी भी है। जी और सर। हमें टाइम टू टाइम अपने आप को भी अपग्रेड करते रहना भी जरूरी है। राइट सर। मार्केट में कम्पीट करने के लिए। अभी मैं ना एक डॉक्टर साहब चीज पढ़ रहा था, वो सुन भी रहा था। जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया होता है, जी सर, उसके ऊपर रिसर्च क्या की जाती है, उसको एक्सट्रीम लेवल तक डेवलप किया जाता है। हाँ, कितने लेवल तक वो जा सकता है, म्यूटेट हो सकता है, लेवल तक वो जा सकता है। वो मतलब कि उसकी डेवलपमेंट की जाती है, खुद की जाती है। खुद की जाती है। जब हम लोग कहते हैं कि ये हम केमिकल वेपन तैयार कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा हम बोल देते हैं कि उसको क्या जरूरत थी। वो इसलिए किया जाता है कि एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने के बाद, ताकि हम उसका वैक्सीनेशन, जब उसका वो जैसे एडवांस में प्रिपेयर कर, उसका डिफेंस हम एडवांस में प्रिपेयर कर सकते। बिल्कुल, उसको हम पहले से तैयारी करके रखें कि अगर इस लेवल तक पहुंच जाए तो हमारे पास उसको रोकने के लिए, उसको हमारे पास हम इक्विप्ड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें इस तरीके से की जाती है। वो अनसर्टेनिटी है, अगर कोई लीक हो जाए, उस बाहर से वायरस लीक हो जाए, अभी उसको फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा हो, वो दैट इज अनसर्टेनिटी। लेकिन ये करना भी जरूरी है हमें फ्यूचर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की है। तो डेफिनेटली कुछ अभी हमारे पास 12-13 मिनट है, तो हम जो लोग हैंड रेज किए हैं उनके हम जितने लोगों को ऑलरेडी हैंड रेज है सर, हम उतने का ही ले लेते हैं। हाँ जी जी जी। तो मैं संजू देवी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप बात कर सकती हैं। संजू देवी जी। हेलो जी, नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर पूछ रहे हैं ना कि हम रात में जब सोते हैं ना जी, हमको शरीर लगता है कि एकदम माने सुनाटा टाइप के लग रहा है, कि जैसे शरीर में झुनझुनी टाइप के ऐसे माने समझ लगता है मेरा शरीर में। ओके। तब सर काहे ऐसे लगता है? रात में जब सोते हैं, सोने जाते हैं, तब सर लगता है। ओके, कोई बात नहीं मैम, ये ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा न्यूरो और थोड़ा सा विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी, ये सबका कंबाइन इश्यू है। तो आप एक काम कीजिए, BCM करना शुरू कर दीजिए, मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना खाइए। और अगर आप सोने के लिए हेल्थ मैट्रेस जो है हमारा, उसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, उसको लेना पड़ेगा ना सर? नहीं, अगर कोई दूसरा दे देता है आपको सोने के लिए तो वो भी चलेगा। ना ही यहाँ सर कोई के ना है। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली सोने वाली चीज है वो तो लेना ही पड़ेगा। आप उस पर रोज सोएंगे तो सर हम पहले से खा रहे हैं जिंक और कॉडी से। हाँ, आप स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन कुछ दिन खा लीजिए, 2-3 मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना। जी सर। जी मैम, यही दो को ही खा ले। कॉडी से जो खा रहे हैं सर, वो चलते रहे, उसका तो अलग फायदा है ना। अच्छा, वो चलते रहेगा। जी, थैंक यू सर। ओके। तो अब हमारे साथ है करणवीर जी। करणवीर जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। करणवीर यादव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
सर आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त सेशन था। थैंक यू सर। और बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी है हम लोगों को, तो थैंक यू सो मच। और मेरा जो क्वेश्चन है मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, एक 17 प्लेयर का लड़का है जिनको चौपन डोज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्या चीज की प्रॉब्लम है? चौपन डोज स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है। यस सर, उनकी वीकनेस भी बहुत ज्यादा है उसके चलते। कितने साल का है वो? 17 साल का है सर। 17 साल का है। वो उसको एक्चुअली ना वो रेस वगैरह करता है, मतलब तैयारी करता है, तो उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि वो दिन में भी वो प्रॉब्लम उसको फेस कर सकती है कभी भी। ओके, सबसे पहले तो उसके सपने बदलवाइए, उसको टीएंस का सपना दिखाइए। उसका सपना बदलेगा तो स्वप्न दोष भी ठीक होगा, नहीं तो सोने ही मत दो। तो तेरे को सोने ही नहीं देंगे जब तक ठीक नहीं होगा। ना तो तू सोएगा ना सपना आएगा। ठीक है, उसके लिए उसको ब्रेसलेट पहनाइए। ठीक है, कॉर्डिसेप्स, टी-पॉली और जिंक दीजिए, ठीक हो जाएगा 2 से 3 महीने। अब हमारे बीच में कुंदन कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा भैया का हुआ है कि मतलब कि जैसे बच्चा को हम बचपन में चारों पट्टी घुमा देते हैं ना, और फिर उसको रोकते हैं तो मतलब उस चारों पट्टी लगता है माइंड नचते रहता है। उसी प्रकार से भैया खो गया है। अच्छा, और ये लगता है 5 से 6 दिन हो रहा है आज। अगर उनको हमेशा चक्कर आता रहता है? हाँ, और हम मतलब कि दवा जो दे रहे हैं जिंक है, एस्पोडिना है, एफओएस है, हाई फाइबर है और ओमेगा है। अब दवाई तो बहुत सारे सही दे रहे हैं, लेकिन इससे ये दवाई नहीं है, फूड सप्लीमेंट है। दूसरी चीज की इन सब चीजों से जो प्रॉब्लम है ना, कानों के पीछे एक ग्लैंड होता है, उसमें लिक्विड होता है, बैलेंसिंग लिक्विड, उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके लिए आपको हेड केयर का मसाज करना पड़ेगा, बीसीएम की थेरेपी देनी पड़ेगी, और साथ में एक्यूलाइफ की थेरेपी वर्टिगो के पॉइंट्स पे देनी पड़ेगी अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। बीसीएम और हेड केयर से भी रिजल्ट आएगा, बट थोड़ा स्लो आएगा। साथ में अगर एक्यूलाइफ भी ऐड कर देंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो मतलब सब लोग सब चीज से दे रहे हैं सर जी, तो मतलब लग रहा है, बोल रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब लग रहा है कि ठीक नहीं। हाँ, ऑब्वियसली ठीक नहीं ठीक होगा, ऐसे कोई जरूर नहीं है। ऐसे आप चमत्कार चाहेंगे कि 5 दिन में ही हो जाए तो नहीं होगा। एक्यूलाइफ की थेरेपी वर्टिगो के पॉइंट्स पे देना शुरू कीजिए तो जल्दी रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास काशमा साहू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मधु यादव जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। क्षमा साहू हेलो जी, मधु मैम बोलिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मेरे पास उसकी थैली में पत्नी है। पित्त की थैली में पथरी है? आवाज आ रही है आपको? पित्त की थैली में पथरी बताया ना आपने? जी। हाँ, उनको गैल ब्लैडर के 3 पॉइंट हैं। एक तो इन्फ्लेम्ड गैल ब्लैडर का है, एक गैल ब्लैडर का है और एक गैल स्टोन का है। तो इन्फ्लेम्ड और गैल स्टोन वाले पॉइंट पे आप उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए डेली 10-10 मिनट। इसके अलावा उनको आप चेक कीजिएगा लिवर का, स्मॉल इंटेस्टाइन का और पेनक्रियाज का पॉइंट भी, अगर उनपे सेंसेशन आ रहा है तो उस पर भी थेरेपी दीजिएगा। इसके अलावा आप उनको ओपीसी, ओमेगा और एफओएस खिलाइए। सुनीता जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हमारे पास अभी 7 मिनट्स है, 7 मिनट्स में जितने क्वेश्चन दे पाएंगे हम ले देंगे। सुनीता जी। हेलो जी मैम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। सर एक्चुअली पिछले सेक्शन में मैंने आपसे अपनी भाभी के केस को डिस्कस किया था। सर आज उनको प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा हो गई है लेफ्ट हैंड में, और सॉरी राइट हैंड में। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया आपने? जी सर। हाँ, और रिपोर्ट्स आज होगी कि भाभी को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, स्वेलिंग भी बढ़ गई है। तो आज डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दिया। वो कह रहे हैं कि जो एमआरआई का रिपोर्ट है उसमें तो अर्थराइटिस है, लेकिन जो ब्लड टेस्ट कराए थे उसमें अर्थराइटिस नहीं है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मे बी हो सकता है, अर्थराइटिस भी हो सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने बोला है टेस्ट को दोबारा से। और टीवी भी हो सकता है।
हाँ, बोन टीबी भी हो सकता है। इस तरह ये रिपोर्ट कंफ्यूजिंग आता है। इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, एक्यूलाइफ से उनको थेरेपी मत दीजिए अभी, जब तक ये बोन टीबी कंफर्म नहीं हो जाता, क्योंकि बोन टीबी फैलता है। लेकिन उनको एक पॉइंट पे खाली जो रिमेटिज्म का पॉइंट है जी, उस पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा कि उस पॉइंट पे सेंसेशन आ रही है कि नहीं, और वो मुझे बताइए। आ रही है तब मोस्ट प्रोबेबली टीबी नहीं होगा। खैर, एक बार रिपोर्ट कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद थेरेपी, उसके बाद दीजिएगा। थेरेपी तब तक रोक दीजिए, ठीक है। और सप्लीमेंट्स वही देने हैं? हाँ, सप्लीमेंट वही कंटिन्यू होगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। अनीता रानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग जी। सर, एक लेडीज है मेरे पास, वो उनका ना मतलब 4 मंथ प्रेग्नेंट है वो। हाँ जी। और उनके यूट्रस में ना रसोली है। ओके। उसके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बिकॉज यूट्रस में जब रसौली होती है ना, तो उस कंडीशन में हम उनको रसौली को खत्म करने वाले बहुत सारे ट्रीटमेंट, जैसे एक्यूलाइफ की थेरेपी, बीसीएम की थेरेपी, या जो हमारे क्लींजिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि यूट्रस में बच्चा भी है। ठीक है। अब यूट्रस में रसौली होगी तो उसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो वो कैंसरस नहीं होगा या कैंसरस होगा, या हो सकता है फ्यूचर में कैंसर बनने वाला हो। तो इन दैट केस उसका कैसा डेवलपमेंट है, जो गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो फर्दर इवैल्यूएशन करके सही बता पाएगा, या अगर सारे टेस्ट हुए आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे तो। लेकिन एज ए प्रिवेंटिव मेजर या सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप ये कह सकते हो कि यूट्रस में रसौली होने के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस या पीरियड से रिलेटेड इम्बैलेंस आता है, उसके लिए अगर आप उनको कॉन्टिन्यूअसली एच कप का पानी, स्पाइरुलिना, Fe+, जिंक, मल्टीविटामिन और ओमेगा, ये प्रोडक्ट देते रहे, तो कम से कम उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस या बच्चे के ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा। बाकी बेस्ट डिसीजन की अबॉर्शन करना है, नहीं करना है, क्या करना है उसकी पेशेंट की जान बचाने के लिए, वो डिसीजन तो गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट लेगा, या आपको अगर सारे रिपोर्ट्स भेजेंगे मुझे तब मैं बता पाऊंगा। सर, वो बोला ही है, डॉक्टर साहब ने ये बोला है, कहते हैं या तो फिर अबॉर्शन होएगा, देन माइट बी देयर इज ए चांस ऑफ कैंसर। ये तो वो रिपोर्ट्स देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। सर, स्पाइरुलिना Fe+ और नहीं, आप पहले अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला है तो आप मुझे रिपोर्ट्स एक बार भेज दीजिए। हाँ, ये सप्लीमेंट्स तो दे सकते हैं दोनों ही केस में, ये सप्लीमेंट्स तो आप दे सकते हैं। स्पाइरुलिना, Fe+, जिंक और ओमेगा, मल्टीविटामिन, ये सारे सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं। एच कप का पानी दे सकते हैं। लेकिन उनको बच्चा रखना चाहिए या अबॉर्शन कराना चाहिए, अगर आप रिपोर्ट्स भेज दें तो मैं कंफर्म बता पाऊंगा। जी सर, भेज देंगे सर आपके पास। ओके सर, थैंक यू सर। राजेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी नॉलेज दिया आज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब रहा। और हम अपने लोगों के साथ हमेशा आपके सेशन में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज हमेशा कुछ न कुछ नया ही लेके आता है। सो थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा सर, साइटिका में कौन सी सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाए? साइटिका में जो न्यूरो पे काम करने वाले सप्लीमेंट्स हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर पे, जैसे स्पाइरुलिना हो गया, जिंक हो गया और टी-पॉली हो गया, और इसके अलावा ओमेगा हो गया, ये 4 सप्लीमेंट्स अच्छे हैं। कोई भी जो न्यूरो प्रॉब्लम है ना, उसमें यही 4 सप्लीमेंट। जी सर, ओके सर, थैंक यू। पूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी मैम, नमस्कार। आ रही है मेरी सर? हाँ, आ रही है। सर, थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा है सर। थैंक यू मैम। सर, ये है कि मेरे बड़े भैया हैं, उनकी एज है अभी 48 इयर्स सर। ओके। और जब 9 साल के थे सर, उनकी एक किडनी निकाली जा चुकी है। ओके। अभी डायबिटीज भी है, वो डायबिटीज से जूझ रहे हैं। और इस चीज के लिए भी सप्लीमेंट क्या देना है सर? जिम्नेमा तो रेकमेंड किया है उनको। सबसे पहले तो ये समझाइए कि अगर डायबिटीज है तो किडनी को नुकसान पहुंचने से उनको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो बेहतर है कि बिना मेडिसिन के डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सके। बिना मेडिसिन के डायबिटीज को कंट्रोल में रखने का एक ही तरीका है, वो है टीएनस।
क्योंकि टीएंस मेडिसिन नहीं देता। टीएंस या तो फूड सप्लीमेंट देता है या थेरेपी देता है। उनको तो पहले बोलिए कि जितनी जल्दी हो सके वो टीएंस के सारे डायबिटीज का जो पूरा फुल प्रोटोकॉल है, मेरा फेसबुक पे एक वीडियो है उसके ऊपर या यूट्यूब पे भी है, आप उसको देख करके फुल प्रोटोकॉल अपनाने के लिए साथ में उनको किडनी के सेहत के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ही किडनी है और अगर उसमें नुकसान हुआ तो सीधे फिर उनको किडनी डोनर ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, और वो चीज जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए उनको डायबिटीज के ट्रीटमेंट के साथ साथ कम से कम, जैसा कि मैंने बताया, जिम्निमा, टिपोली, जिंक, और अगर पेट का इश्यू है तो चिटोसन और एफओएस। सर पेट का इशू उनको हमेशा ही रहेगा, डाइजेशन का उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो चिटोसन, एफओएस दीजिए उनको और साथ में एच कप का पानी भी दीजिए। चिटोसन और एच कप का पानी उनको किडनी को भी स्ट्रेंथन करेगा। उसके अलावा उनको कॉर्डिसेप्स और एफी प्लस भी दीजिए, क्योंकि चिटोसन, कॉर्डिसेप्स दोनों किडनी के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर यानी लिवर के ऊपर और शुगर के ऊपर, तीनों के ऊपर काम करते हैं। जी सर। तो उनका कितने टाइम तक उनको देना है? देखिए, ये जो आपको बाकी जो मैंने बताया, पेट वाला और किडनी वाला सप्लीमेंट तो लगभग 6 महीने चला दीजिए, काफी है। पेट का तो पेट की जो स्थिति सुधर जाए उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आप बंद कर सकते हैं। तो बाकी सारे सप्लीमेंट तो यूं समझिए कि 6 महीने में बंद हो जाएंगे, लेकिन एच कप का पानी और जिम्निमा ये लगभग 24 से 30 महीने तक चलेगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, अब हमारा टाइम 10:30 हो चुका है, अभी भी हैंड रेस तो बहुत सारे हैं जी सर। हम लोग डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ ये जरूर कहना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तो आपके सबके क्वेश्चन लेंगे, तो तब हम आपको कोई भी डाउट और जो भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आप करना चाहते हैं कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए, तो वो भी आपको उस टाइम आंसर मिलेगा। तो अब हम जल्दी से मैसेजेस ले लेते हैं। तो हमारे पास मैसेजेस कुछ आए हैं और इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सब लोगों का और डॉक्टर साहब सब स्पेशली आपका, कि आप हमेशा इतनी मेहनत करते हो, इतनी एफर्ट डालते हो अपने प्रोग्राम को जूम मीटिंग पे लाने के लिए, जो नॉलेज गैदर करते हो, रिसर्च करते हो, आप भी किसी भी रिसर्चर से कम नहीं हो, आप भी एक तरह से इन्वेंटर हो। तो जो चीजें माइंड में लोगों की चल रही होती है उसके ऊपर रिसर्च करते हो, फिर उसके ऊपर आप टॉपिक बनाकर आप लेकर आते हो, डिलीवर करते हो। तो हैट्स ऑफ टू यू। तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगता है और तो लोगों के माइंड के डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो सुमित गुप्ता जी, बेस्ट सर, बेस्ट नॉलेज और पूरे वेरी वेरी नॉलेजेबल सेशन। और उसके बाद जो हमारे पास मैसेज आए हैं वो कुछ ले लेते हैं। श्वेता सिंह का मैसेज है और तब तक मैं अपने फेसबुक के फ्रेंड्स से विदा लेना चाहूंगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस सेशन को जरूर अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। थैंक यू। उसके बाद है रोहित सोनकर